धर्मा का महायुद्ध, अनकही कथा, भाग 2। साइंस फिक्शन स्टोरी। अध्याय 22। एम्ब्रोस का दाव। एम्ब्रोस रात भर उस विद्युत यातना के झटकों को सहता रहा और सुबह की पहली किरण ने उसकी पीड़ा को कुछ समय के लिए समाप्त किया। तो उसे समझ आया कि ये केवल शुरुआत थी। कुछ ही पलों में घोषणा की गई, सभी कैदी फौरन मेन ग्राउंड पर आ जाएं। एम्ब्रोस को इसका मतलब ठीक से समझ भी नहीं आया, लेकिन बाकी कैदियों की तरह वो भी मजबूरी में मेन ग्राउंड की ओर बढ़ गया। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसके लंगड़ाते कदमों से पता चल रहा था कि रात भर की विद्युत झटकों ने उसके शरीर पर गहरा असर डाला था। मेन ग्राउंड पर पहुंचते ही उसने एक विशाल चबूतरे पर खड़ा एक व्यक्ति देखा, जो उसकी तरह ना जाने कितने कैदियों के लिए निराशा और भय का कारण था। ये था वार्डन। वार्डन ने अपनी गहरी और गूंजती आवाज में चीखते हुए कहा, तुम लोगों में से आज 15 लोग निचले स्तर पर जाएंगे। वहां खड़ी भीड़ में लगभग 1500 कैदी थे और सब जानते थे कि आज उनमें से 15 की बलि चढ़ेगी। सभी मनी मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि उस 15 नाम की सूची में उनका नाम ना हो, परंतु एम्ब्रोस की आंखों में एक आग थी और वह किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं था। वार्डन द्वारा नामों की घोषणा से पहले एम्ब्रोस ने अपनी आवाज को जितनी जोर से हो सकती थी फैलाया। वार्डन, मैंने कहा था कि ये सब बंद कर दो। मेरे शरीर में सन ऑफ गॉड की आत्मा का वास है। अगर तुम इसे अभी बंद कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सुनकर वहां खड़े सभी कैदी आश्चर्यचकित रह गए। क्या ये मूर्ख कैदी, जो कुछ समय पहले एक सैनिक था, सचमुच ऐसा बोल रहा था? वार्डन ने एम्ब्रोस को देखा और जोर जोर से हंसते हुए कहा, लगता है इलेक्ट्रिक शॉक ने तुम पर कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है। सभी कैदी भी उसके पीछे हंसने लगे, ये सोचते हुए कि कैसे एम्ब्रोस इतनी बुरी हालत में होते हुए भी इतनी नासमझ बातें कर रहा था। एम्ब्रोस की आवाज गूंज उठी, मूर्ख वार्डन, अगर तूने अभी मेरी बात नहीं मानी तो तुझे इसका भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। तू सच में पछताएगा। उसकी चुनौती भरी गर्जना ने पूरे मैदान में सन्नाटा भर दिया। वार्डन, जो अब तक मजाकिया अंदाज में था, अचानक गंभीर हो गया था। उसके चेहरे के भाव बदल गए, आंखों में क्रूरता और होठों पर एक खतरनाक चमक उभर आई। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और भीड़ की ओर घूरते हुए बोला, निचले स्तर पर जाने वाले कैदियों में पहला नाम है एम्ब्रोस। उसका स्वर किसी निर्दय शासक की तरह कठोर और निर्मम था, लेकिन एम्ब्रोस पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने घुटनों तक दर्द में डूबे अपने घायल शरीर को संभाला और पूरी ताकत से दहाड़ा, मूर्ख वार्डन, आज पहला और आखिरी नाम सिर्फ मेरा ही होगा। तुझे लगता है कि निचले स्तर से कोई भी कैदी जिंदा वापस नहीं आ सकता? तो मैं तेरा ये घमंड तोड़कर दिखाऊंगा। मैं नीचे जाऊंगा और अपनी जीत के साथ लौटूंगा। वार्डन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी, जैसे उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो अपनी मौत को गले लगाने के लिए इतना उतावला हो रहा हो। तो देखता हूं सन ऑफ गॉड, क्या तू भी बाकी कैदियों की तरह मिट्टी में मिल जाएगा या सच में कोई चमत्कार कर पाएगा? वार्डन मन ही मन बुदबुदाया। अब सबकी निगाहें एम्ब्रोस पर थी। उसकी नियति तय हो चुकी थी। आज इस सन ऑफ गॉड का हमारी जेल में पहला दिन है, इसीलिए हम इनकी इच्छा पूरी करते हैं।
वार्डन ने बड़ी बेदर्दी से कहा। इसीलिए आज ये अकेले ही निचले स्तर पर जाएंगे। एम्ब्रोज ने फिर अपनी आवाज उठाते हुए कहा, मूर्ख वार्डन, मैं इस जेल के सभी कैदियों को आजाद कर दूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जैसे वो किसी बड़े युद्ध का ऐलान कर रहा हो। वार्डन ने हंसी के साथ कहा, "हाँ, पहले आज शाम तक निचले स्तर से वापस तो आ जाओ।" फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मेरा ये वादा है, अगर तुम जीवित वापस आ गए तो तुम्हें अच्छा खाना दूंगा, और हाँ, एक दिन के लिए पूरा आराम करने दूंगा। उस पल वहां खड़े सभी कैदी हतप्रभ थे। अब तक वे जान चुके थे कि एम्ब्रोस एक अजय सैनिक था, जिसने एक और अजय सैनिक की जान ली थी, वो भी एक रार लड़की के लिए। इसके अलावा उसने जनरल मेजोलिन को भी चुनौती दी थी, और उसी कारण उसे विरल नाग के खनन का दंड मिला था। लेकिन अब उसने खुद ही निचले स्तर जाने की स्वीकृति दे दी थी। उसे पता होना चाहिए था, निचले स्तर पर जाने का मतलब है एक निश्चित मौत। उसने क्यों फिर जानते बूझते मृत्यु को गले लगा लिया था? यही सब बाकी कैदियों के लिए एक बड़ा रहस्य बन चुका था। लेकिन वार्डन की सोच कहीं और थी। एम्ब्रोस के उस दृढ़ निश्चय ने उसे विचलित कर दिया था। वो शायद बॉफ के बारे में जानता था। उसने कुछ कथाएं भी सुन रखी थी, जिनमें कहा गया था कि इरिट्रिया के लोग एक सन ऑफ गॉड के बारे में बात करते थे, जो किसी अन्य दुनिया से आएगा और पापों का अंत करेगा। क्या ये कथाएं सच थी? क्या एम्ब्रोस सच में वही सन ऑफ गॉड था? वार्डन की सोच में कुछ संकोच था, पर फिर उसने खुद को समझाया कि वो इन ख्यालों में क्यों उलझ रहा है। एम्ब्रोस की बातों में फंसकर वो क्या बेमतलब की किंवदंतियां सोच रहा था। ये सोचते हुए वार्डन ने इशारा किया, और एक ड्रॉइड ने एम्ब्रोस को खींचते हुए एक छोटी जीप जैसे वाहन में डाल दिया। एम्ब्रोस को अब निचले स्तर पर भेजा जा रहा था, जहां उसकी परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। वीवो इस वक्त उस विशाल और भव्य महल में अकेली घूम रही थी। महल जो अपनी अद्भुत नक्काशी और विशाल स्तंभों के कारण किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था, परंतु उसके लिए एक सोने का पिंजरा बन चुका था। जनरल मजोलिन अपने अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त था, और ये अवसर वीवो के लिए अनमोल था। उसे हर हाल में धर्मा का सुराग खोजना था। हालांकि इस महल में उसे अपमान और पीड़ा ही मिली थी, लेकिन अनजाने में ही सही, उसे पूरे ग्रह के महत्वपूर्ण स्थानों और गतिविधियों की जानकारी भी मिल रही थी। इस वक्त वीवो महल के राजनीतिक विभाग में थी, जहां उसके सामने मजोलिन का व्यक्तिगत सचिव मैक्स बैठा था। मैक्स ने अब तक कभी भी किसी एंजेलिन स्त्री को इतने करीब से नहीं देखा था। पूरी फ्रान गैलेक्सी में एंजेलिन स्त्रियों की सौंदर्य की कहानियां प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि साक्षात देवता भी एंजेलिन स्त्रियों के प्रेम और स्नेह के वशीभूत हो जाते थे, तो साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या थी। मैक्स को ये पता था कि जनरल मजोलिन के आदेशानुसार वीवो उसके पास तब तक रहेगी जब तक मजोलिन का उस पर मोह भंग ना हो जाए। लेकिन मैक्स के मन में एक और लालसा थी कि काश उसके बाद वीवो पर उसका अधिकार हो जाए। हालांकि उसे इस बात का संदेह था कि मजोलिन उसे यह अवसर देगा या नहीं, इसीलिए उसे खुद ही वीवो को मोहित करना होगा। यदि वो वीवो को रिझा पाया तो शायद ये सुंदर अप्सरा उसकी भी इच्छाएं पूरी कर दे। वीवो उसकी आंखों में छिपी भूख को भांप चुकी थी, और उसने तय कर लिया था कि वो इस मौके का पूरा लाभ उठाएगी। वो मोहक अंदाज में मुस्काई और अपनी आवाज को हल्का मधुर बनाते हुए बोली, मैक्स,
क्या तुम मुझे इस ग्रह पर हाल ही में हुई किसी असामान्य घटना के बारे में बता सकते हो? मैक्स को यदि वीवो को रिझाना था, तो उसे उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना होगा। उसने थोड़ा दिखावटी सोचने का नाटक किया, फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सुंदरी, ऐसी कोई खास बात तो याद नहीं आ रही। वीवो ने उसे ध्यान से देखा और फिर धीरे से उसके करीब आते हुए बोली, थोड़ा सोचो मैक्स, जैसे थाइजर का स्ट्रेंज सी पर आना। वीवो के इतने करीब आने से मैक्स का ध्यान पूरी तरह से बट चुका था। वो उसके चेहरे को ही निहार रहा था, उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू से सम्मोहित हो गया था। देखो, यदि तुम मेरे काम आ सको, तो शायद मैं भी तुम्हारे किसी काम आ सकूं। वीवो ने धीमे से कहा, उसके शब्दों में एक रहस्यमय मिठास थी। मैक्स को ऐसा लगा जैसे वे किसी स्वप्न में हो। वो और करीब आया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वीवो अचानक से पीछे हट गई। चलो छोड़ो, मैं मजोली से ही पूछ लूंगी। वैसे भी वो तुमसे ज्यादा ही जानता होगा। वीवो ने लापरवाह अंदाज में कहा और मुड़कर जाने लगी। नहीं नहीं, रुको, एक पल ठहरो अप्सरा। मैक्स घबरा कर बोला और झटपट अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वीवो के कदम रुक गए। वो दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर उसकी ओर देख रही थी। थाइजर तो अक्सर आते रहते हैं, किसी ना किसी रिसर्च के लिए, पर हाँ, एक दिलचस्प घटना जरूर हुई थी। कौन सी घटना? हमारे एक अजय सैनिक ने एक दूसरे अजय सैनिक को मार डाला था, वो भी एक रार लड़की के लिए। मैक्स ने चुटकी भरते हुए अंदाज में कहा, लड़कियां ऐसा क्यों करवा देती हैं? वीवो हल्का सा मुस्काई, क्योंकि लड़के मूर्ख होते हैं। वो समझ चुकी थी कि मैक्स से उसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी। वो जाने के लिए मुड़ी थी कि मैक्स फिर बोल उठा, अरे, वो मूर्ख सैनिक तो जनरल मजोलिन को ही चुनौती दे बैठा। कहने लगा, रार लड़की को आजाद करो। जाहिर है उसे एक्स केज भेज दिया गया। लेकिन सोचो, जब एक अजय सैनिक किसी रार लड़की के लिए ऐसा कर सकता है, तो एंजल स्त्री के लिए तो यहाँ दंगे ही मच जाएंगे। एक अजय सैनिक ने जनरल मजोलिन को चुनौती दी? वीवो ने आश्चर्य से पूछा। हाँ वीवो, मैक्स मुस्कुराया, वो भी रार लड़की के लिए। तो सोचो, तुम्हारे लिए क्या कुछ हो सकता है। वीवो विचार मग्न हो गई। रार इस ग्रह के मूल निवासी थे, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था। सैनिक जब चाहे उन्हें प्रताड़ित कर सकते थे। ऐसे में एक अजय सैनिक ने अपनी ही साथी को मार डाला, सिर्फ एक रार लड़की के लिए। क्या इसका धर्मा से कोई संबंध हो सकता था? मैक्स ने देखा कि वीवो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए फौरन एक मानसिक संदेश भेजा और देखते ही देखते आर्टिफिशियल स्क्रीन पर खबर चलने लगी। कैसे एम्ब्रोज नामक अजय सैनिक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, उसे ग्रह द्रोह के लिए सजा दी गई। वीवो ने स्क्रीन पर एम्ब्रोज की तस्वीर देखी। ये धर्मा नहीं था, पर कहीं ना कहीं वीवो को एक अजीब सा एहसास हुआ कि ये व्यक्ति किसी न किसी तरह धर्मा से जुड़ा हुआ था। धर्मा उस थाइजर के साथ X-141 पर आया और उसी समय ये अजय सैनिक बगावत कर बैठा। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता था। वीवो ने मैक्स की ओर देखा, जो अब भी उसे घूरे जा रहा था। अचानक वीवो ने उसका कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर एक जोरदार चुम्बन दे दिया। मैक्स के लिए ये एक अविश्वसनीय सपना था। उसके जन्मों की अभिलाषा जैसे पूरी हो गई थी। वीवो हल्की सी मुस्कुराई और फुसफुसाई,
मैक्स अभी तक उस चुंबन के प्रभाव में ही खोया हुआ था। तुम मुझे इस सैनिक एम्ब्रोस की पूरी जानकारी दो। "अ, अ- अभी देता हूँ," मैक्स लगभग लड़खड़ाते हुए बोला। वीवो अपने ही विचारों में खो गई थी। उसे एम्ब्रोस से मिलना ही होगा, पर अगर वो जेल में था तो उससे भला कैसे संपर्क किया जाए। उसे जनरल मजोलिन को अब अपने जाल में फंसाना होगा। मजोलिन जैसा क्रूर व्यक्ति आसान शिकार नहीं था, पर वीवो के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसे लगने लगा कि धर्मा तक पहुंचने की कुंजी एम्ब्रोस के पास ही थी।